नमस्कार, मैं उमावती पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। बात करते हैं बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के लवकुश इको टूरिज्म पार्क से निर्धारित स्थल से 1198.86 करोड़ रुपए की लागत की 357 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके तहत 197.36 करोड़ रुपए लागत की 237 योजनाओं का उद्घाटन तथा 586.67 करोड़ रुपए की लागत की 114 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है तथा 414.83 करोड़ रुपए लागत की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणाओं से संबंधित 6 योजनाओं का शिलान्यास कार्य भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने लवकुश इको टूरिज्म पार्क हेतु निर्धारित स्थल का निरीक्षण भी किया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि सभागार परिसर में जीविका दीदियों, पेंशनधारियों एवं विभिन्न योजनाओं के अन्य लाभुकों से संवाद भी किया है। इस दौरान वहां उपस्थित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी योजनाओं का लाभ हम लोगों को मिल रहा है और वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किए जाने से सभी को लाभ हो रहा है। वहीं 125 यूनिट बिजली मुफ्त किए जाने से भी घरेलू खर्च में बचत हो रही है। इसका उपयोग अन्य कार्य के लिए किया जा रहा है। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आपने जीविका दीदियों को बहुत आगे बढ़ाया है। इससे हम सब और हमारा परिवार काफी खुश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से चारवाहा विद्यालय के पास उतरकर जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया है। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और चैनपुर विधानसभा के विधायक एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण स्थल का विस्तार से निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो सके और साथ ही इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। ये मेडिकल कॉलेज कैमूर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जिले की प्रगति का प्रतीक बन जाएगा। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये बैठक दोपहर से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चली है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर समझती है और उन्हें अपनी राजनीतिक यात्रा में बोझ मानने लगी है। इसके अलावा खड़गे ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और बिहार में बाढ़ जैसी चुनौतियों को भी सामने उठाया है और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है, जिससे आम जनता खासकर किसानों और युवाओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर वोटर लिस्ट से नाम कटने की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग भी की है। ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है, असमानता चरम पर है, अमीर ज्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वायदे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानून की वजह से आंदोलन चला। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकार भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके वो तलाशती रहती है हमेशा के लिए।
जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता और फारबिसगंज से संभावित प्रत्याशी बनने वाले मोहन आनंद झा उर्फ मोहन झा पर महिला से दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा है। इस आरोप में पुलिस ने मोहन आनंद झा को जेल भेज दिया है और इस मामले में मटियारी वार्ड संख्या 3 की रूबी देवी ने आवेदन देकर आरोप लगाया है कि आरोपी किराए पर रहकर रोज शराब पीकर हंगामा करता था। बीती रात गैस सिलेंडर खोलकर घर में आग लगाने की धमकी भी दी थी। विरोध करने पर गाली गलौज और दुर्व्यवहार, वहीं पति और बेटे को भी उसने रॉड से मारा है। शोर मचाने पर मोहल्ले वालों को भी गाली गलौज और ईंट पत्थर चलाकर गोली मारने की धमकी दी है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि महिला के आवेदन पर कांड दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर पीड़िता के पति अनिल कुमार मंडल और बेटे रवि सुमन ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी है। रात में वो दारू पी के आया था और दारू पीने के क्रम में क्या किया, वो किचन का सब चीज़ तोड़ ताड़ दिया, गैस को खोल दिया। गैस को खोलने के बाद वो बोला, तब गैस जब महकना शुरू हुआ तो हमारा पत्नी गई, वो बोलता ऐसा काहे करते हैं, तुम बोलने वाली कौन होती हो। उसी बीच में हमारा लड़का गया, इसको भी वो क्रिकेट के बल्ला से मारना शुरू किया। बीच बचाव में हम गए, हमको भी यहाँ पर 2-3 रॉड मारा यहाँ पर। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद करते हुए गौ मतदाता संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि वे स्वयं इन प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और सनातनी हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए गौ भक्त उम्मीदवारों को वोट दें। सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था और संस्कृति की आधारशिला है। रुक करेंगे झारखंड का। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती के अवसर पर चंदन क्यारी में प्रतिमा का अनावरण के मौके पर बोकारो पहुंचे महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार का भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर पहुंचे राज्यपाल ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका नमन किया है और इस स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया है। ये कार्यक्रम चंदन क्यारी के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में किया जा रहा था और इस मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो सहित बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो सहित जिले के एसपी और डीसी भी मौजूद थे। जयंती थी और उसके अवसर पर आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया था और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी आए थे। निश्चित रूप से आज पूरे झारखंड वासियों को, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो या जननेता हो या आम जनता हो, हर व्यक्ति को एक ही संकल्प लेने की आवश्यकता है आज की श्रद्धांजलि सभा में कि विनोद बाबू के सपनों का हम झारखंड बनाए। और हकीकत है कि आज 25 साल लगभग राज्य के बने हुए हो गए, लेकिन विनोद बाबू का सपना पूरा नहीं। आज जिस तरह से गरीबी है, बेरोजगारी है, जिस तरह से यहाँ के लोगों का अत्याचार शोषण हो रहा, विस्थापन का मार झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कई ऐसी समस्याएं हैं जो विनोद बाबू के सपनों को अधूरे किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग मिलकर संकल्प लें कि विनोद बाबू का शोषण विहीन झारखंड का जो संकल्प था उसको हम लोग पूरा करें। आदिवासी समुदाय में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज के आंदोलन के समर्थन में उतरी राज्य की विपक्षी दल आजसू ने बंगाल सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि कोटशिला रेल टेका आंदोलन के दौरान बंगाल पुलिस की बर्बरता लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि घायल और पीड़ित ग्रामीणों से मिलने के लिए वो कोटशिला जा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल प्रशासन ने उनके बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया है। पीड़ितों से मिलने पर रोक लगाना बंगाल सरकार की अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है। घटित घटना और उसके बाद गांव में, आसपास के गांवों में जो बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार का अत्याचार
जो हुआ वैसे घायल लोगों का और ऐसे परिवार जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनसे मिलने के लिए जाने का कार्यक्रम हमारा था और ये पूर्व सूचना मैंने वहाँ के शासन को दे दिया था और उसी अनुरूप हम वहाँ पर प्रस्थान किए थे। लेकिन अचानक से मेरे जालदा पहुँचने पर वहाँ का स्थानीय प्रशासन की सूचना आती है और वहाँ के डीएसपी रैंक के पदाधिकारी आते हैं और कहते हैं कि इससे आगे आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी, आप उनके 100 जनों से और उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। वो कल्पना से परे महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार, घर से निकालकर उनके साथ मारपीट करना, निर्दोषों को उठाकर जेल में डालना, शायद ये अब उनका नियति बन चुकी है। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी संबंध में पत्रकारों के सामने आकर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि आज जबरन विस्थापन, रोजगार की कमी और सरना धर्म कोड, पीसा कानून व एसटी वर्ग के अधिकारों पर मौन नीति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए सुदेश महतो ने ये याद दिलाया कि सीएम ने 2019 युवाओं को 25 लाख रोजगार देने का वादा किया था 2019 में और 2022 में रोजगार वर्ष घोषित करने का भी वादा किया था। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक 10,000 पदों पर भी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इसी के साथ ही उन्होंने नई जीएसटी लागू किए जाने पर मोदी सरकार की तारीफ में अपनी बात खिलाफ रखी है। सरकार ने 2019 में यहाँ के युद्ध के लिए एक जुमला लेकर आई और कहा कि साल में 25 लाख लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। 5 लाख करके 5 लाख था ना सर, 5 लाख करके 5 साल के अंदर 25 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। ये सरकार का कथन था। 2022 ऐसा वर्ष आया जिसको नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा किया गया। इसी सरकार ने, पिछली सरकार, इन्हीं की सरकार, यही गठबंधन, जिन्होंने एक साल को पूरा डिक्लेयर किया कि 2022 नियुक्तियों का वर्ष होगा। और मैंने चुनाव के अंत में विधानसभा के अंदर और बाहर भी आपको मैंने गिनती करके बताया था, ये सरकार 10,000 सरकारी नौकरी देने में भी सफल नहीं हुई। और आप देख रहे हैं कि यहाँ नौकरियां, जहां पर लाखों में खाली पद है, लेकिन नौकरियां सैकड़ों पे कहीं कहीं पर आपको दिखाई देती है और मंच सजता है और वहीं पर उत्सव पे मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री शामिल होते हैं और खुद की शाबाशी, खुद का पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो, जिनकी जीवन को झारखंड की आत्मा भी कहा जाता है, उनके जयंती पर बीते कल राजधानी रांची स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान स्वर्गीय विनोद बिहारी को याद करते हुए उन्होंने एक आयोजन भी रखा है। आपको बता दें कि आदिवासियों और मूलवासियों को पढ़ो और लड़ो का मंत्र देने वाले विनोद बिहारी महतो ने अपने जीवन काल में वकील, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ के तौर पर बड़ी पहचान बनाई है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शिक्षण संस्थान भी खोले थे और दिल खोलकर शिक्षण संस्थानों को दान भी वो दिया करते थे। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सुबह करीब 8 बजे गुमला जिले के बिष्णुपुर थाना अंतर्गत जंगली क्षेत्र में झारखंड जैगुआर यानी एसटीएफ और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम का जेजेएमपी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान अभियान के तहत 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिनमें से 2 सब जोनल कमांडर शामिल थे। सुरक्षा बलों के अनुसार उन पर राज्य सरकार ने 5-5 रुपए का इनाम सुरक्षा बलों के अनुसार उन पर राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो वहीं मुठभेड़ खत्म होने के बाद भी सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से 3 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक AK-47 राइफल भी शामिल है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए गुमला के एसपी हरीश बिन जमा ने बताया है कि साल 2025 में अब तक गुमला पुलिस की ये सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। मल्टीपल टीम्स उसमें बनी थी, क्योंकि हमें ये पुख्ता सूचना मिली थी कि मार्टिन करकट्टा अपने पूरे दस्ते के साथ यहाँ मौजूद हैं। उसी के सत्यापन के लिए इसी जगह पर अलग अलग एरिया से हम लोगों ने टीम्स की एंट्री कराई। कॉर्डन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा था। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। उसी के फलस्वरूप मार्टिन करकट्टा का इनकाउंटर होता है
मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है, और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने में सफल हुए। राज्य के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के विभिन्न अंचलों में बीते कल यानी मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जहां पर अंचलाधिकारियों एवं राजस्व उप निरीक्षकों की उपस्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अपने अपने राजस्व संबंधी आवेदनों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। मौके पर ही कई मामलों का निष्पादन भी कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को तत्काल राहत मिली है। तो वहीं निष्पादित किए गए मामलों में सीमांकन एवं मापी से संबंधित प्रकरण भी शामिल थे। अवैध जमाबंदी मामलों की जांच, प्रमाण पत्र निर्गत और पेंशन से संबंधित आवेदन भी इसमें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा भूमि दस्तावेज सुधार, गलत प्रविष्टि एवं अभिलेखों में सुधार हेतु आवेदनों पर कार्यवाही भी की गई है। राजधानी रांची में पर्व और त्योहारों का दौर शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर रांची के मधुकम स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और सुखदेव नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित खाद्य कारोबारी के यहां से संदिग्ध मिलावटी घी एवं वनस्पति का नमूना सील कर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। साथ ही 42 किलोग्राम संदिग्ध घी को मौके पर ही जब्त किया गया है तथा खाद्य कारोबारी की यूनिट को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। जांच अभियान के क्रम में कावेरी रेस्टोरेंट, भोला मिष्ठान भंडार आदि इन पर छापेमारी की गई है। साथ ही प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया गया है। गढ़वा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और जिले में होने वाली ज्वेलरी शॉप डकैती की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है हथियार के साथ, जबकि गिरोह का सरगना धीरज मिश्रा और उसके 2 सहयोगी फरार होने में सफल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार झारखंड के कुख्यात अपराधी धीरज मिश्रा ने अपने गिरोह के साथ गढ़वा आ रहे हैं और इसी ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी दल का गठन किया है और शहर में विभिन्न स्थानों पर टीम को तैनात किया। दोपहर करीब 2:30 बजे डाल्टनगंज से टंडवा चौक की ओर 2 बाइक और एक स्कूटी पर सवार 8 संदिग्ध युवक आते दिखे और पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वो वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पूछताछ में उन्होंने रूप अलंकार ज्वेलर्स को लूटने की योजना को स्वीकार भी किया है। पर एक ये लगाया था, एक टीम लगाया था ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उस ज्वेलरी शॉप में कहीं दूसरे रास्ते से आकर के घटना को अंजाम न दे सके। इसके अलावा टंडवा मोड़ पर भी चेकिंग लगाया गया था। टंडवा मोड़ पर जो चेकिंग लगाया गया था उस में करीब 2:30 बजे के आसपास पलामू की ओर से 3 गाड़ी जो है वो आते हुए दिखा, जिसमें कि आपस में तीनों गाड़ी जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान जो है लोग बीच बीच में जो है रुक करके आ रहे थे। इसमें जो है अपना टीम जो हम लोगों ने पीछे भी लगा के रखा हुआ था और जब ये क्लियर हो गया कि यही लोग हैं तो फिर टंडवा चौक पर जो है इन लोगों को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें ये लोग भागने का प्रयास किए और सभी लोगों को है पुलिस के द्वारा दौड़ा करके पकड़ लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मंतरी जिले का प्रवास पर पहुंचे हैं। यहां बगरलोड विकास खंड के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 51 महतारी सदनों और भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया है। इसमें 4 महतारी सदन कुरूद विधानसभा क्षेत्र के हैं। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, धमतरी के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, कुरूद विधायक अजय चंद्राकर भी उपस्थित थे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुरूद विधानसभा के लिए 244 करोड़ 43 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसके अलावा सीएम ने ग्राम करेली बड़ी और भालू झूलन में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 16 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से आधारभूत ढांचे के लिए भूमि पूजन भी किया है और जी जामगांव औद्योगिक क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण भी किया है।
रायपुर नगर निगम की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नगर वासियों के हित को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में लिए गए पैसों की जानकारी देते हुए नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने बताया कि बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना, नामांतरण, जल भराव, कचरा संग्रहण सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई हैं। महापौर ने बताया कि इंदौर की तर्ज पर राजधानी रायपुर में भी कचरा संग्रहण को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। वहीं महापौर चौबे ने शहर में हो रहे जल भराव को नगर निगम की प्राथमिकता में होना बताया है। साथ ही मीनल चौबे ने मच्छरों से निपटारे के लिए नई एजेंसी को फॉगिंग का ठेका दिए जाने की भी बात कही है। प्रदेश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी रायपुर में और रायपुर और बिलासपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त बैठक रखी गई है, जिसमें नवरात्रि के पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और त्वरित कार्यवाही करने के विषय में चर्चा की गई है। इसके साथ ही 10 बिंदुओं पर यह चर्चा हुई है, जिसमें थर्ड जेंडर के बढ़ रहे आतंक और उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए भी चर्चा इसमें शामिल थी। वहीं लूटपाट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं को शून्य में एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द जांच पड़ताल करने हेतु कार्यवाही के विषय में भी इसमें चर्चा की गई है। जीआरपी पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि नवरात्रि के पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनाती और त्वरित कार्यवाही के लिए बैठक की गई है। साथ ही गांजा तस्करी के रोकथाम और सिंडिकेट पर शिकंजा कसने को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत खैरागढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी के प्रथम नगर आगमन पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नीलिमा महेश गोस्वामी के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष गिरजानंद चंद्राकर सहित कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। नगर पालिका सभागृह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों को साल श्रीफल भेंट किया गया है और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष घम्मन साहू ने किया है तथा आभार प्रदर्शन नीलिमा महेश गोस्वामी ने किया है। इसके पश्चात अतिथि ग्राम अमलीडीह कला पहुंचे हैं, जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत पिपरिया नदी में गंगा आरती व दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान 251 दीप जलाकर स्वच्छता का संकल्प भी लिया गया है। रुक करेंगे महाराष्ट्र का। डोंबिवली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित पोस्ट शेयर करने वाले 72 साल के कांग्रेस नेता को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले साड़ी पहना दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे द्वारा पीएम की कथित अपमानजनक तस्वीर शेयर करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क उठे। मंगलवार को बीजेपी के कार्यकर्ता मामा पगारे के पास पहुंचे और साड़ी पहनाकर उनका वीडियो बना लिया है। इसके बाद मामा पगारे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। फिलहाल तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें कल्याण के बैल बाजार के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनसे बात करने से हॉस्पिटल के लोगों ने मना कर दिया है। अप्लाई करने के बाद कल मेरे को एक फोन आया, हाँ, पोस्ट फॉरवर्ड किया मैंने। कल 4:30-5 बजे फोन आया, क्या आप कहाँ है, आपके साथ एक बिल्डिंग के बारे में बात करने का है। मैं बोला क्या बात करने का है? नहीं, आपके एरिया में बिल्डिंग है, वो डेवलप करने के लिए आपका हमको योगदान मिलेगा, सहकार्य मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इस प्रकार किसी भी हमारे देश के नेता है जो मोदी जी है, क्या हमारे पक्ष के जो भी नेता है उनके ऊपर जो इस प्रकार किसी ने ऐसा किया, जो अभी जो इन्होंने किया ना वैसा किया, तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मामा पगारे हमारे सीनियर पदाधिकारी है। 15 साल उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका डोंबिवली में निभाई है और जो काम आज भाजपा के जिलाध्यक्ष हो या उनके पदाधिकारी हो, उन्होंने जो उनको जो आज ये काम किया है साड़ी पहनने का, ये बहुत ही गलत है। ये गलत मैसेज जा रहा है और जो पदाधिकारी जिन्होंने ये काम किया है वो खुद गुनहगार है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक नाबालिग छात्रा से रिश्तेदार समेत 8 लोगों ने गैंगरेप किया है। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामला प्रकाश में आया है। परिजनों की शिकायत पर महात्मा फूले पुलिस स्टेशन में पॉक्सो और सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। अदालत ने सभी आरोपियों को 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद यह सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। एयरपोर्ट के पहले चरण में अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे और यात्री सुविधाओं का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही यहां से उड़ानों की शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ का दबाव कम हो जाएगा और यात्रियों को यात्रा के लिए एक नया व आधुनिक विकल्प भी मिल जाएगा। इस परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। 16,000 करोड़ की लागत से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है वो किया जा रहा है और हम यहाँ पे उर्वे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से टर्मिनल्स की जो काम है वो पूरी जोरों से किया जा रहा है। करीबन 2.5 साल से ये काम काफी तेज रफ्तार में किया जा रहा है और पहली जो टेस्टिंग है वो एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतारा भी गया था और ऐसा बताया जा रहा है कि आगामी कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, जिससे मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे राहत मिलेगी और नवी मुंबई को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है फायदा उठेगा। और वहीं इसका नाम को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं, डीवा पाटिल नाम देने की भी चर्चाएं की जा रही है। इस पर राजनीति भी शुरू है और जल्द ही इसकी शुरुआत भी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि 30 तारीख को इसकी ओपनिंग होगी, ऐसी चर्चाएं शुरू थी। अब देखना है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत कब से नवी मुंबई को करने को मिलती है। संजीव सोनी, एपीएन न्यूज़, नवी मुंबई। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।